नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न का विश्लेषण करेंगे। ज्योतिष के, विशेष तौर पर फलित ज्योतिष के एक प्रामाणिक ग्रंथ लघु पाराशरी के आधार पर। लघु पाराशरी मैं समझता हूं फलित ज्योतिष के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और इसके सिद्धांत अकाट्य हैं। तो कन्या लग्न के बारे में क्या कहता है लघु पाराशरी, जरा देखते हैं। ये कुंडली जो मैंने बना रखी है ये कन्या लग्न की कुंडली है। यहां पर आप देख रहे हैं ये 6 लिखा है, यानी यहां पर कन्या राशि लग्न में विद्यमान है और प्रथम भाव में जो राशि विद्यमान होती है उसे हम लोग उस जातक का लग्न कहते हैं। यहां पर लग्नेश कन्या राशि के और मिथुन राशि के दोनों के बुध होते हैं, तो कन्या लग्न वाले जातकों के लग्नेश भी बुध होते हैं। बुध हुए कौन कौन से ग्रह इस कुंडली के कौन कौन से स्थानों पर बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे, यह जानते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस कुंडली के लिए बेनिफिक यानी कि कारक ग्रह कौन कौन से हैं और मेलेफिक यानी कि मारक ग्रह कौन कौन से हैं। यह भी जानेंगे कि राहु और केतु की प्लेसमेंट कहां पर कन्या लग्न के जातकों के लिए अच्छी होती है और कहां पर राहु और केतु कन्या लग्न के जातकों के लिए मारक बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लघु पाराशरी सिद्धांत के अनुसार प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव इनके स्वामी अर्थात फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, इनके लॉर्ड, इनके स्वामी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। अर्थात इस कुंडली में बुध, शनि और शुक्र ये कारक ग्रह हैं। लग्नेश बुध, पंचमेश शनि और नवमेश शुक्र। अब यहां पर एक विशेष बात है कि बुध जो है वो दो दो स्थानों के स्वामी हैं, दोनों शुभ स्थान हैं। अर्थात बुध इस कुंडली में विशेष तौर पर लाभप्रद होंगे। अभी हम लोग केंद्राधिपति दोष की भी बात करेंगे कि बुध पर क्या केंद्राधिपति दोष तो नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार ही यदि सौम्य ग्रह केंद्र स्थानों के स्वामी हो तो उन पर केंद्राधिपति दोष लागू होता है। लेकिन यहां पर बुध चूंकि लग्नेश है तो लग्नेश होने की वजह से इन पर केंद्राधिपति दोष का लागू होना नहीं माना जाता। जिन प्लैनेट्स पर केंद्राधिपति दोष इस कुंडली में लागू होगा उनकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले और दूसरे मारक ग्रह कौन से हो सकते हैं जरा वो जानते हैं। तृतीयेश देखिए यहां पर 8 लिखा हुआ है, नहीं, वृश्चिक राशि यहां पर विद्यमान है। अर्थात मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह की सूची में आएंगे। मंगल यहां पर अष्टम भाव का स्वामी भी है, यहां जहां पर मेष राशि विद्यमान है। अर्थात मंगल इस कुंडली में अति मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। मंगल जहां पर बैठेंगे इस कुंडली में उस स्थान से मिलने वाले फलों को नष्ट ही करेंगे। इसके बाद 11वें स्थान के स्वामी चंद्रमा, वो भी इस कुंडली में मारक ग्रह हैं। तीसरा स्थान, छठा स्थान, 11वां स्थान और 8वां स्थान इसके स्वामी कुंडली में अच्छा परिणाम नहीं देते। अब बात आती है यहां पर छठे स्थान की। अगर हम देखें तो छठे स्थान के स्वामी यहां पर कुंभ राशि विद्यमान है, उसके स्वामी होते हैं शनि। चूंकि शनि एक त्रिकोण के पंचम भाव के स्वामी हैं
जो कि एक अच्छा स्थान है और कारक ग्रहों की श्रेणी में आ चुके हैं, अर्थात शनि इस कुंडली में मारक प्रभाव नहीं रखते हैं। अब बात आती है केंद्राधिपति दोष की, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो केंद्राधिपति दोष क्या होता है, पहले यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्थान केंद्र स्थान माने जाते हैं। तो पहला स्थान, चौथा स्थान, सातवां स्थान और 10वां स्थान, ये केंद्र स्थान है। यदि क्रूर ग्रह इन स्थानों के स्वामी होते हैं तो कुंडली में अच्छा परिणाम देते हैं, जैसे कि मंगल, शनि या सूर्य। किंतु यदि सौम्य ग्रह कुंडली में केंद्र स्थानों के स्वामी होते हैं तो अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, ऐसा लघु पाराशरीय सिद्धांत है। उसके आधार पर दो केंद्र स्थानों के स्वामी 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी चौथे स्थान पर धनु राशि है और जिसके स्वामी बनते हैं गुरु, और 7वां स्थान जो कुंडली में मारक स्थान के रूप में भी जाना जाता है, उसके स्वामी भी यहाँ पर मीन राशि है, उसके स्वामी भी बनते हैं गुरु। तो गुरु इस कुंडली में अति मारक ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, जहां पर भी बैठेंगे कुंडली में उस स्थान का विध्वंस ही करेंगे। और यदि गुरु इसमें से भी स्पेशली अगर इस स्थान जो कि सप्तम भाव है, इस स्थान पर बैठ जाएं तो संभव है कि गुरु की महादशा में ही या गुरु की किसी न किसी दशा में, महादशा या अंतरदशा या किसी छोटी दशा में ही व्यक्ति की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना निश्चित है। इसके बाद बात करते हैं द्वादशेश की। द्वादश स्थान, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स द्वादश और अष्टम स्थान को भी बुरा स्थान बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं इतना नहीं मानता, व्यक्तिगत तौर पर मेरे अनुभव से मैं इतना बुरा इनको नहीं मानता। अष्टम स्थान बहुत कुंडली में विलक्षण ज्ञान की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। अष्टम स्थान व्यक्ति को विशेष तौर पर जो अनिश्चित धन या विशेष तौर पर जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। उसी तरीके से 12th हाउस कुंडली में फॉरेन मूवमेंट, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से अर्निंग, इसके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस इस भाव के बारे में ये है कि यदि इस भाव के स्वामी इस भाव यानी फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं तो सैकड़ों की संख्या में कुंडलियों में मैंने अपना अनुभव जो ये देखा है कि वो व्यक्ति या तो विदेश में सेटल्ड होता है या विदेश से कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर रहा होता है। तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य यह स्थान जो है यहाँ पर सिंह राशि है, इसके स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य इस कुंडली में 12वें स्थान के स्वामी हैं और सूर्य इस कुंडली में ना तो बहुत कारक ग्रह हैं ना बहुत मारक ग्रह हैं, किंतु सूर्य की पोजीशनिंग उनका जो प्रभाव होगा उसको निर्धारित करेगी। जैसे कि सूर्य यदि इस कुंडली में भाग्य स्थान पर या लग्न स्थान पर बैठते हैं तो व्यक्ति के विदेश में होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जिसके बारे में लोग बहुत परेशान रहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है राहु और साथ में केतु। तो राहु और केतु की पोजीशनिंग कुंडली में कन्या लग्न की विशेष तौर पर अगर बात करें तो लग्न में और दोनों दूसरे त्रिकोण स्थानों पर यानी कि पंचम भाव और नवम भाव में यदि होती है तो शुभ पोजीशनिंग है, अच्छे परिणाम देते हैं। अगर तीसरा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान और 11वें स्थान पर राहु की पोजीशनिंग है तो वो खराब परिणाम देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि राहु कहीं पर भी पोजीशनड है तो राहु सम परिणाम देगा या तटस्थ की भूमिका निभाएगा। अब बात आती है कि आपने बात की, लोग ये पूछते हैं कि गुरु इस कुंडली में अति मारक ग्रह है और मंगल अति मारक ग्रह है इस कुंडली में, गुरु, मंगल और चंद्र। तो क्या किया जाए कि इनकी मारकता से इनकी जो ये पीड़ा देंगे उससे किस तरह से मुक्ति मिल सकती है। तो निश्चित तौर पर आप यदि गुरु की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित तौर पर पाठ करें। मंगल की पीड़ा, यदि मंगल ज्यादा परेशान कर रहा है या उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो आप हनुमान जी की उपासना करें। तो आप पीले वस्तुओं का लाल वस्तुओं का दान करें। यदि मंगल प्रताड़ित कर रहा है
तो आप बजरंग बाण को सिद्ध कर लें, बजरंग बाण का पाठ करें। और यदि चंद्रमा पीड़ित कर रहा है अपनी दशा अंतरदशा में, तो आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या भगवान शिव की आराधना चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु सबसे अच्छी होती है। गुरु के लिए आप पीली वस्तुओं का या पीले वस्त्रों का दान या स्टेशनरी आइटम्स का दान कर सकते हैं। इसको एक बार फिर समराइज कर देता हूं। गुरु के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम और पीले आर्टिकल्स, येलो कलर्ड आर्टिकल्स का दान, मंगल के लिए बजरंग बाण या मंगलवार के दिन उपवास करते हुए लाल आर्टिकल्स का दान, और चंद्रमा के लिए भगवान शिव की उपासना, ये इन कष्टों से आपको, इन प्लैनेट्स के कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। यदि कोई और जानकारी आपको चाहिए हो विशेष तौर पर, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा रत्नों के इफेक्टिवनेस पे उतना ज्यादा कन्विक्शन के साथ में मैंने उनका प्रभाव बहुत नहीं देखा, तो इस वजह से रत्नों को सजेस्ट करने में थोड़ी मैं सावधानी बरतता हूं। किंतु फिर भी यदि इस कन्या लग्न के जातक चाहते हैं कि वे रत्न पहने, तो कौन से रत्न उनको पहनने चाहिए? तो उनको बुध का पन्ना, शनि का नीलम और शुक्र का ओपल या हीरा वे धारण कर सकते हैं। कौन से रत्न बिल्कुल ना पहने? तो मूंगा बिल्कुल ना पहने, वे मोती बिल्कुल ना पहने, और पीला पुखराज बिल्कुल ना पहने। मैं समझता हूं आपको कन्या लग्न के बारे में जानकारी एक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ पर आधारित अच्छी तरह से मिली है, आपको समझ आया होगा। और यदि आपके कुछ और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दें यदि नहीं किया है अभी तक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।